बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस होल बुक। पूरी किताब के चंद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से ये एक टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी की दो किस्में होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी हरकत की वजह से पाई जाए, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसका फार्मूला लास्ट टाइम हमने, यानी पिछली वीडियो में हमने डिराइव कर लिया था, 1/2 mv²। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं इन सम फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड ऐसा फील्ड जिसके अंदर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही हो, इस फोर्स फील्ड में जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो ये वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है बतौर इसके एनर्जी के। इसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। किसी फोर्स फील्ड के अंदर किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन। एनर्जी possessed by a body due to its position in a force field, such as gravitational field, और आप लोग जानते हैं कि ज़मीन की सरफेस के नज़दीक, यानी नॉट सो फार, ज़मीन की सरफेस के नज़दीक जो फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ वो कांस्टेंट रहती है, जिसे हम इस बॉडी का वेट कहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू mgh। mg इसका वेट, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, और h जितनी बुलंदी तक हम इसको मूव करते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में जितना वर्क करते हैं ये वर्क उसमें बतौर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर होता है। इसे हम इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। कोई रबर का बाल हो, उसे हम इस तरह से प्रेस करें, स्क्वीज करें, तो जितना काम करते हैं ये उसके अंदर वर्क स्टोर हो जाता है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इसे हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कांस्टेंट स्टेट। कांस्टेंट स्टेट मीन्स पिचकी हुई हालत, बिगड़ी हुई हालत। द पोटेंशियल एनर्जी में बी ड्यू टू कांस्टेंट स्टेट। स्ट्रेच स्टेट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट स्टेट भी कह सकते हैं।
अब हम आते हैं मेन टॉपिक की जानब, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी mgh जिसको हमने कहा है, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये इनफैक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी को मैं इस टेबल से ऊपर उठाता हूँ, तो जितना मैं ऊपर उठाता हूँ, जितनी हाइट तक लेके आता हूँ, ये हाइट मैं कहाँ से मेजर करूँगा? टेबल की सरफेस से लेके जहाँ तक मैं लेके आया हूँ। अब टेबल की सरफेस पर भी तो इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना। इसका मतलब कि जितना मैंने इसको ऊपर उठाने में काम किया है, ये यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि टेबल की सरफेस पर भी इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं ज़मीन की सरफेस से उठाता हूँ, तो ज़मीन की सरफेस पर भी इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक्चुअली ये जो mgh है, दिस इज नॉट द absolute value of potential energy, it is in fact the change in potential energy. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए मुझे एक ऐसे पॉइंट की जरूरत है जहां पर चीजों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। अब वो पॉइंट जहां पर चीजों की पोटेंशियल एनर्जी सिफर है और वो पॉइंट जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, इनके दरमियान वर्क करने में, इनके दरमियान बॉडी को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा, इसे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट मे बी defined as work done in displacing a body from a point to infinity। इन्फिनिटी पर चीजों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वेयर the potential energy is zero। तो गोया अगर हम जमीन की सरफेस के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम जमीन की सरफेस से एक बॉडी को मूव करवाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? इन्फिनिटी तक। और जितना वर्क हमें करना पड़े, ये हम कहेंगे दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस। आप लोग जानते हैं कि जमीन की सरफेस के नज़दीक तो फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड दी अर्थ ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब हम बहुत दूर बॉडी को ले जाएंगे, यानी एट वेरी फॉर डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। For calculating
this what? Force, ये gravitational force between the body and the earth does not remain constant. फार्मूला लिख देते हैं जी, F इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेयर. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस. अब हम क्या करेंगे, अब सारे डिस्टेंस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे. So we divide the total distance in small intervals. Such as delta R, और ये अज्यूम करेंगे कि इस डेल्टा आर के अंदर अंदर ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये कांस्टेंट रहती है. डायग्राम बना ले. ये देखिए, लेट कि ये अर्थ सरफेस है, और ये इसका सेंटर, ये अर्थ सरफेस. यहां से हमने एक बॉडी को उठाना है और बहुत दूर इन्फिनिटी तक लेके जाना है. जमीन की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने निकालना है वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी. मैंने आपको बताया कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे. लेट दिस बी 1 2 3 4 अप टू ये n. हमने इसे छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, और इन इंटरवल्स का जो दरमियानी डिस्टेंस दैट इज डेल्टा आर, ये 1, और 1 से लेके ये सेंटर पूरे फोकस तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाल्लाह आपको बात समझ आएगी. दिस इज एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये जो पॉइंट 2 है, इट इज एट द डिस्टेंस I2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. और हमने ये फोर्स की वैल्यू ये वाली भी नहीं लेंगे, ये वाली भी नहीं लेंगे, वो लेंगे जो दोनों के सेंटर में, यानी R जो हमने लेना है
वो R1 और R2 नहीं लेना, बल्कि R1 और R2 के सेंटर से लेके जमीन के सेंटर तक का डिस्टेंस, दिस विल बी R। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कैलकुलेट वर्क डन from point 1 to 2, then from point 2 to 3, and so on. Then from point n minus 1 to n, this is n minus 1, और फिर हम वर्क डन ड्यूरिंग ईच इंटरवल इन सबको सम अप कर लेंगे, सो दैट विल बी टोटल वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दी n। और उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए पॉइंट 1 को हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर अज्यूम करेंगे और पॉइंट n को इन्फिनिटी पर। अब इसके अंदर देखिए कि ये जो R है, R it is equal to R1 प्लस R2 ओवर 2, मीन है ना दोनों का। और ये जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर, दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यहां से R2 की वैल्यू निकालनी है और यहां पर पुट कर देनी है। तो फ्रॉम दिस R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस R1। ये R2 की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे R2 की जगह। तो इस तरह से हमें जो R मिलता है वो मिलता है जी R1 प्लस डेल्टा आर प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2, एंड this will be R1 plus R1, 2R1 plus delta R over 2. This can be written as R1, इसके नीचे 2 आएगा तो 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और ये एज इट इज ही रहेगा। ये हमने R निकाल लिया है R1 और डेल्टा आर की सूरत में। ये एक्चुअली हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? एक्चुअली हम फाइंड करना चाहते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, और ये वर्क डन किसके बराबर होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज F डॉट डेल्टा आर। और ये F डॉट डेल्टा आर क्या होगा? F डेल्टा आर कॉस थीटा। थीटा कितना है? 180, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, और हमने बॉडी को लेके जाना है ऊपर की तरफ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो दिस विल बी F डेल्टा आर cos 180 minus 1, so this will be F into delta R. This is the work done between the point 1 and 2. डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर ये है। F क्या है? F ये है। अगेन हम लिख लेते हैं as F is equal to G M over R square। G M over R square। ये F की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर हमें R स्क्वायर की जरूरत है। ये R हमने निकाल लिया है। R हमारे पास ये है, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। इक्वेशंस का नंबर दे लें
ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर मिल जाएगा, उसको हम यहां पर पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 r square is equal to r1 plus delta r over 2 का स्क्वायर r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2 एंड होल स्क्वायर, जी स्क्वायर आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। सो दिस विल बी r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 r1 डेल्टा r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 r1 डेल्टा r ओवर। अब इसमें देखिए जी, अब इसके अंदर यूं करते हैं जी कि ये जो डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 है इसको हम नजरअंदाज कर लेते हैं ओवर 2ab 2 r1 डेल्टा r ओवर 2। हाँ जी, ये जो डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 है इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं ड्यू टू स्क्वायर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। जब हमारे पास दो क्वांटिटीज हो, एक क्वांटिटी बहुत छोटी हो और दूसरे उसके मुकाबले में बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, हम उन दोनों को स्क्वायर करें। जो छोटी क्वांटिटी होती है वो बहुत पीछे रह जाती है और जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेट्स गिव एन एग्जांपल, 104 ये दो क्वांटिटीज हैं। 100 एक बड़ी क्वांटिटी है और 4 एक छोटी क्वांटिटी है और दोनों के दरमियान में 96 का डिफरेंस है। अगर हम दोनों को स्क्वायर करें, 100 का स्क्वायर क्या बनेगा 10,000 और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा जस्ट 16। अब देखें 10,000 और 16 के दरमियान में बहुत गैप आ गया है, तो 100 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो गया है और 4 का स्क्वायर उससे बहुत पीछे रह गया है। तो ऐसी सूरत में हम जो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वांटिटी है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और बाकी जो हमारे पास क्वांटिटी बच जाएगी वो ये बनेगी r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस ये 2 इसके साथ कट जाएगा r1 डेल्टा r। तो r का स्क्वायर हमारे पास r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r। अब इसके अंदर ये डेल्टा r की वैल्यू पुट कर दे, ये वाली, ठीक है ना। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डेल्टा r यहीं पर हम कर लेते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डेल्टा r, तो ये r स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू डेल्टा r, r2 माइनस r1। ओपन कीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस r1 स्क्वायर। ओके हो गया जी। ये r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास जो r स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी r1 r2। जी हमने r स्क्वायर
कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर पुट करने के लिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 मिल जाएगा। नाउ as work done from point 1 to 2 is equal to minus F delta R वैल्यूज पुट कीजिए जी, माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर R2 माइनस R1, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, ये बनेगा जी माइनस जी एम ओवर R1 R2 minus R1. I think it is clear. Work done from point 1 to 2 minus G mm over R1 R2 minus R1, ये डेल्टा R की वैल्यू पुट की है और ये F की और R स्क्वायर की बजाय R1 R2। आप देखिए जी, इसको यूं करते हैं माइनस जी एम ये R1 R2 इसके नीचे ले जाएं, ये बनेगा जी R2 माइनस R1 ओवर R1 R2 एंड दिस विल बी माइनस जी एम R2, इनको सेपरेट कर लीजिए, R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, ये R2 इसके साथ खत्म, ये R2 इसके साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस लिखना भूल गया हूँ जी, माइनस जी एम 1 ओवर ये R1 रह गया minus 1 over R2. This is the work done in displacing a body from point 1 to 2. Similarly, 2 to 3. यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, माइनस जी एम 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। 3 to 4 के लिए यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे और ये अमल चलता रहेगा। सो आखिर में आखिरी पॉइंट यहां से यहां तक, इस पॉइंट के लिए हम R लेंगे Rn-1 और इसके लिए Rn, तो ये बन जाएगा वर्क डन फ्रॉम n-1 टू n माइनस जी एम 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। लीजिए जी, हमने फ्रॉम पॉइंट 1 to n ईच इंटरवल के दरमियान हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। वी हैव कैलकुलेटेड वर्क डन ड्यूरिंग ईच इंटरवल। अब टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to n फाइंड करने के लिए हम इन तमाम इंटरवल्स के वर्क डन को ऐड कर देंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to n is equal to
work done from point 1 to 2 plus work done from point 2 to 3 plus so on, and work done from point n minus 1 to n. ये माइनस है, ये 2 के लिए इनकी वैल्यूज पुट कर दी रेडी। इज इक्वल टू, अब देखें जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो माइनस जी एम एम ओवर R1 R2, या जी माइनस जी एम एम, ये सब में कॉमन आ रहा है, माइनस जी एम एम सब में कॉमन आ रहा है, और इन बाकी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। इसे हम एक मर्तबा लिख लेंगे। तो ये बच जाएगी, अंदर बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस 1/R3 माइनस 1/R4 अप टू 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn प्लस 1/R2 minus 1/R3 plus this will go on up to 1/Rn minus 1 minus 1/Rn। ये हमने क्या किया है, वर्क डन ड्यूरिंग ईच इंटरवल कैलकुलेट करके सबको सम अप कर रहे हैं। अब देखिए माइनस जी एम एम, इसको खत्म कर दें, 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn। छोटे ब्रैकेट्स को हमने एंड कर दिया, खत्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब देखिए इसमें ये 1/R2 नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस 1/R3 है, इससे जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी वो प्लस 1/R3 होगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। और ये माइनस 1/Rn माइनस 1 है, इससे जो पीछे वाली होगी वो प्लस होगी। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक ये पहली टर्म बच जाएगी और ये एक आखिरी टर्म बच जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ बात इस तरह से बन जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम 1/R1 minus 1/Rn. This is the work done from point 1 to n. और अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने n कहाँ पे लेना है, इन्फिनिटी पर। तो R1 पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम Rn को इन्फिनिटी लेंगे फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट R1। क्या करेंगे, Rn, R है, Rn इज इक्वल टू इन्फिनिटी, Rn को इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब Rn को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा जी माइनस जी एम
m 1/r1 माइनस 1/infinity। 1/infinity आप लोग जानते हैं ये जीरो होता है, इन्फिनिटी ये जीरो बन जाएगा, तो ये दिस विल बी माइनस जी m/r1 1/infinity is equal to 0. This is the absolute potential energy at R1. और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इस R1 को यहाँ पर लेंगे, यानी ये R1 फिर किसके बराबर हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा। यहाँ से ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। फॉर absolute potential energy at earth surface, for absolute potential energy at earth surface R1 R के बराबर होगा, और R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। यू कह लें इसको, इज इक्वल टू माइनस जी m/r। So this is the absolute potential energy at अर्थ सरफेस। आप देखें ये साथ इसके नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है। आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता जाता है, क्योंकि h बढ़ती जाती है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि इन्फिनिटी पर ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो बढ़ते बढ़ते ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कैसे होती है, बढ़ते बढ़ते तो बहुत बढ़नी चाहिए। वो इसलिए कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, जो नेगेटिव क्वांटिटी होती हैं वो इंक्रीज होते होते ज़ीरो की तरफ जो है वो चलती हैं। तो इस तरह से ज़मीन की सरफेस पर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू यू जी लिख सकते हैं साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस जी mm/r²। So this is our final relation। आई एम श्योर कि आपने इसको तवज्जो से सुना है और आपने इसको समझ भी लिया होगा, लेकिन इसको रिमेंबर करने के लिए, इसको याद करने के लिए 2 से 3 मरतबा आप इसको सारी कैलकुलेशन आपने खुद करनी होगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।